नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ और अहम खबरों के साथ, जिस खबर का असर पूरी दुनिया पर होता है, आप पर भी होता है, हम पर भी होता है, और उन्हीं खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं वर्ल्ड नाउ में। बताते हैं आपको खबरों के पीछे की खबर क्या है, खबर की तह तक जाते हैं और समझाते हैं उस खबर की ABCD। तो वर्ल्ड नाउ में क्या है आज आपके लिए? आज बात करेंगे अमेरिका और जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में। क्या अमेरिका खाड़ी के अंदर सरेंडर कर चुका है? आखिर USS जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी क्यों हो रही है? जंग के मैदान में पीठ दिखाकर भागना बुजदिली है और असली योद्धा वही है जो मौत के सामने भी सीना तान कर खड़ा रहे। आज मिडिल ईस्ट में समंदर में कुछ ऐसा ही मंजर है। एक तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अपने कदम पीछे खींच रहा है। बहुत बड़ी खबर यह है कि करीब 300 दिनों की रिकॉर्ड तैनाती के बाद अमेरिका का सबसे घातक और सबसे बड़ा न्यूक्लियर युद्धपोत USS जेराल्ड आर फोर्ड चुपचाप अमेरिका वर्जीनिया वापस लौट रहा है। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि मेंटेनेंस जरूरी है, लेकिन सियासी गलियारों में, विश्व की गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर है कि ट्रंप ईरान के खौफ से पतली गली पकड़ रहे हैं। 300 दिनों तक समंदर की लहरों पर रहने वाला यह जहाज विवादों और हादसों का केंद्र भी रहा, चाहे वो लॉन्ड्री में लगी रहस्यमयी आग हो, 4,500 नौसैनिकों का गिरता हौसला हो, या फिर इस जहाज पर हुआ हमला हो। तो क्या बिल्कुल ये सरेंडर मान लिया जाए डोनाल्ड ट्रंप का? एक तरफ फोर्ड जा रहा है, दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बारूदी नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर आज राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर निर्णायक वॉर की नई ब्रीफिंग देने वाले हैं। पिछले बार ऐसी ही ब्रीफिंग के ठीक 2 दिन बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला था। तो क्या अमेरिका फिर से हमले की प्लानिंग कर रहा है? क्या फाइनल असॉल्ट करने वाला है और उसके बाद अमेरिका ऐलान करेगा कि वो जीत चुका है और इसके लिए पहले से ही खाड़ी के देशों से पैकअप की शुरुआत कर दी गई है? खबर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा आपको इस खबर की तह तक जाकर कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है। अगली खबर में हम वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका में महंगाई और युद्ध को बहुत बड़े लेवल पर खड़ा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेगसेथ के बारे में। खुद को दुनिया का स्वर्ग और सुपर पावर बताने वाला अमेरिका आज अपनी ही गलतियों के बोझ तले दबकर करा रहा है। कल तक जो राष्ट्रपति ट्रंप भारत और चीन को रहने लायक नहीं बताते थे, वो कहते थे भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आज उनके ही देश में उनके ही नागरिक यानी कि अमेरिकी लोग महंगाई से दो हाथ कर रहे हैं और उनका जीना मुहाल हो चुका है। जो ताजा आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। 2026 में अमेरिका में महंगाई दर उछलकर 3.3% हो गई है। ईरान के साथ छिड़ी जंग की वजह जंग ने तेल की कीमतों में वो आग लगाई है कि कच्चे तेल के दाम $126 पर बैरल तक चले गए हैं। अमेरिकी सड़कों पर गैस स्टेशन में लंबी कतारें हैं। आम नागरिकों के लिए दूध, ब्रेड जैसी बुनियादी चीजों की भी कमी हो गई है। 90% अमेरिकी आज महंगाई के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। इधर जनता परेशान है, उधर वॉशिंगटन में सियासी संग्राम छिड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर जब हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए तो उनके पसीने छूट गए। डेमोक्रेट्स ने सीधा सवाल किया कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है। सांसद जॉन ग्यारामंडी ने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री पहले दिन से जनता से झूठ बोल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ट्रंप की मानसिक स्थिरता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। $39 ट्रिलियन का कर्ज और ऊपर से $1.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड सैन्य बजट। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं? समय बहुत कम है, सीनेट का विरोध चरम पर है। ट्रंप को साबित करना है कि उन्होंने ये युद्ध क्यों छेड़ी, युद्ध क्यों लड़ा, और अगर नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है कि ट्रंप और हेगसेथ की जोड़ी ने अमेरिका को उस नर्क में धकेला है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। बताएंगे आपको, डिटेल से चर्चा करें इस खबर पर विस्तार से। फिर डोनाल्ड ट्रंप किस तैयारी में, इसकी बात करेंगे। क्या फाइनल प्रहार की तैयारी की जा रही है? कहने को तो अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, लेकिन सच यह है कि दोनों तरफ से बारूद धधक रहा है। समंदर का पानी खौल रहा है और पानी में आग लगाने की तैयारी है। IRGC खामेनी की मौत का बदला लेने के लिए जल रहा है। वहीं अमेरिकी बेस की तबाही का हिसाब बराबर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं और इस पूरी जंग का केंद्र बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज में दोनों देशों ने ब्लॉकेट लगा रखा है क्योंकि ये दोनों देशों की नाक का सवाल बन चुका है।
दुनिया के 20% तेल के इस रास्ते पर ईरान ने फरवरी को ही क्लोज कर दिया था, जिसकी वजह से आज तेल की कीमतें $126 पर बैरल है। हालांकि बीच में ईरान ने होर्मुज खोला, लेकिन अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से ईरान ने होर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। लेकिन खबर यह है कि अपने पिछले 2 पैंतरे फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब तीसरे अस्त्र की तैयारी में हैं। पहले उन्होंने नेटो को कागजी शेर कहकर मदद मांगी, नहीं मिली। फिर अकेले नौसेना के दम पर ट्रंप स्ट्रेट बनाने का दावा करते रहे, वो भी नाकाम रहा। अब ट्रंप ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 40 देशों को जोड़कर एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की फिराक में, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ ट्रंप F-15E फाइटर जेट्स तैनात कर ईरान के तेल और ऊर्जा ठिकानों को दहलाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने हुंकार भर दी है। मुस्तफा ने परमाणु मिसाइल और ड्रोन को ईरान की पूंजी बताते हुए साफ कर दिया है कि शैतान अमेरिका के दबाव के आगे ईरान कभी नहीं झुकेगा, और अमेरिका की तानाशाही को पूरी दुनिया में अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो है ईरान। होर्मुज ईरान की ताकत है और किसी भी कीमत पर वो होर्मुज को बचाएंगे। क्या ट्रंप का यह तीसरा प्रयास कामयाब होगा, या एक बार फिर होर्मुज में सुपर पावर अमेरिका को सरेंडर करना होगा, होर्मुज में तीसरी हार का सामना करना होगा? क्या है होर्मुज की आज की कहानी और क्या होने वाला अगले 24 घंटे में, जानेंगे वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीठ दिखाकर भागना तो बुजदिली की निशानी, असली योद्धा वही है जो मौत के सामने भी खड़ा रहे। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आखिर खाड़ी से क्यों भाग रहा है, मैदान क्यों छोड़ रहा है? जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए इस समुद्री शिकारी का। एक ऐसा दैत्य जो किसी भी देश को कच्चा चबा जाए। 100 से ज्यादा फाइटर जेट की तैनाती, दर्जनों की संख्या में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और साथ में चलते सैकड़ों डिस्ट्रॉयर्स, चलता फिरता सैन्य अड्डा, या यूं कहिए समंदर के अंदर एक चलता फिरता सैन्य बेस, एक पूरी की पूरी सेना। लेकिन ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को वापस वर्जीनिया क्यों भेजा जा रहा है? ईरान से तनातनी के बीच जेराल्ड आर फोर्ड खाड़ी से यू टर्न ले चुका है। खबर है कि ट्रंप ईरान से तनातनी के बीच जेराल्ड आर फोर्ड को वापस लाने का ऐलान कर चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। होर्मुज में अमेरिका ने अपनी नेवी की ताकत को कम करने का फैसला किया है और करीब 300 दिन के बाद यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट से 9/2/11 होने वाला है। लेकिन पहले तैनाती सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं थी। मिडिल ईस्ट में लगभग 2 महीने से जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती थी और 2 महीने के अंदर ही यहां से इसके यू टर्न करने का फैसला आ गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई अमेरिकी युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड की, जिस पर कई फाइटर जेट्स तैनात होते हैं। कई ऐसी चीजें तैनात होती हैं जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सुपर पावर जहाज के छक्के छुड़ा दिए गए। अमेरिका का सबसे ताकत और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट से, खाड़ी से, गल्फ ऑफ ओमान से निकाला जा रहा है। 2 महीने की तैनाती के बाद मिडिल ईस्ट से वापसी का फैसला लिया गया है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब अपने होम पोर्ट वर्जीनिया वापस जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक विमानवाहक पोत आने वाले दिनों में यहां से रवाना होगा और मई के मध्य तक अमेरिका पहुंच जाएगा। यह वही जहाज है जिसने ईरान के खिलाफ युद्ध और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी कराने तक में जैसे ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस तैनाती की सबसे खास बात थी इसकी लंबी अवधि। यह करीब 300 दिन तक ऑपरेशन में रहा, जो वियतनाम युद्ध के बाद किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे लंबी तैनाती मानी जा रही है। अपनी इस लंबी तैनाती की वजह से जहाज विवादों में भी आया। कई बार सैनिकों को खाना कम मिलने का आरोप, आग लगने से जहाज को नुकसान के आरोप, सैनिकों के परेशान होने की खबरें आई, टॉयलेट के चोक हो जाने की खबर सामने आई और अब खबर है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यहां से वापस जा रहा है। जंग छोड़कर क्यों भाग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्यों जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुला लिया है? दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां से निकालने की वजह क्या है?
क्या अमेरिका हार मान चुका है, थक गया है? क्या अमेरिका इस वॉर को बंद करने वाला है? पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी चरम पर थी, खास करके मिडिल ईस्ट में। यूएसएस जॉर्ज बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड सब तैनात थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर की एक साथ तैनाती 2003 के बाद पहली बार देखने को मिली थी और होर्मुज ब्लॉकेड के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जरा आपको एक नक्शा दिखाते जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कहां तैनात किया गया था और कहां से किसकी वापसी होने वाली है। सबसे पहली खबर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर आई। यह है वो नक्शा, जरा फुल स्क्रीन आप इसको देखिए। जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी कहां से हो रही है? तो जेराल्ड आर फोर्ड को आप देख रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के इलाके से, लाल सागर के इलाके से, मांडब स्ट्रेट के पास इसकी तैनाती थी और यहां से निकलकर अब ये वापस वर्जीनिया अपने होम पोर्ट पर तैनात होने वाला है। इसको वापसी का आदेश दे दिया गया है। गल्फ ऑफ ओमान में 2 जहाज अभी मौजूद हैं जो ब्लॉकेड को रखे हुए हैं, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन है और यूएसएस जॉर्ज बुश है। लेकिन अगर लाल सागर से जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी हो रही है तो यह अमेरिका की घटती ताकत की निशानी है और मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान का बढ़ता खतरा। ईरान के साथ बातचीत ठप पड़ चुकी है, दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसे में अमेरिका को यहां डिप्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन अचानक अमेरिका डिप्लॉयमेंट कम कर रहा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ आने वाले कुछ दिनों में इस इलाके से हट सकते हैं। अमेरिका ईरान बातचीत में टकराव के बीच इस विमान वाहक पोत की वापसी और करीब 4,500 नौसैनिकों को यहां से निकालना, मैसेज क्लियर है। अमेरिका के पास होर्मुज को खुलवाने का कोई प्लानिंग नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में अन्य 2 विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है, जैसा कि नक्शे में मैंने अभी आपको दिखाया, जबकि यूएसएस लिंकन और यूएसएस बुश गल्फ ऑफ ओमान के पास तैनात है। यहां से वो ब्लॉकेड को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिकी ब्लॉकेड को बरकरार रखे हुए हैं, इसे लागू कर रहे हैं। हालांकि फोर्ड की वापसी से इस नाकेबंदी में अमेरिका की ताकत कुछ कम हो सकती है। इतनी लंबी तैनाती के बाद अब समंदर के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जब कमजोर पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ईरान को एज मिलेगा। आमतौर पर विमान वाहक पोत की तैनाती 6 से 7 महीने की होती है ताकि उसके रख रखाव का समय निर्धारित कर उसकी ओवरहॉलिंग का काम चलाया जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि जहाज के मई के मध्य तक वर्जीनिया लौटने और इसकी मरम्मत और रख रखाव करने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरम्मत बहाना है और मिडिल ईस्ट से भागना असली निशाना है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि संसदीय सुनवाई के दौरान कई सांसदों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से इस लंबे तैनाती को लेकर सवाल किए। इस पर हेग्सेथ ने कहा कि काफी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाया जाएगा। इस विमान वाहक पोत पर 4,500 सैनिकों की तैनाती है और आप यह भी मानकर चलिए कि 4,500 सैनिकों की संख्या मिडिल ईस्ट से अचानक कम हो जाएगी और एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी और उसके साथ चलने वाले जितने डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी संख्या भी मिडिल ईस्ट से कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में घट जाएगी। और याद रखिए, यह वही शिप है जिसने वेनेजुएला में ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जब मादुरो को गिरफ्तार किया गया था, और यह वही शिप है इसकी तैनाती के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक तैनाती की वजह से सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं लंबे समय की तैनाती की वजह से जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ है और मेंटेनेंस की वजह से अमेरिका ने जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुलाया है। दरअसल ऐसे शिप्स को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक समंदर में मौजूद रहकर किसी बड़े ऑपरेशन को कैरी कर सकें और इसलिए एक साथ इसमें 4,000-5,000 सैनिकों की तैनाती की जाती है। और चूंकि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इसलिए इसमें ऊर्जा बार बार भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।
जाहिर सी बात है अमेरिका बहाना बना रहा है और अमेरिकी सेना की स्थिति इन दिनों आप जानते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल उनकी जो समझ है, उनकी रणनीति है, वो मेल नहीं खा रही है। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है और यह तैनाती ईरान अमेरिका तनाव और पश्चिम एशिया में ऑपरेशन के दौरान की गई थी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों है? क्यों इसकी पहुंच अच्छे अच्छे ताकतों को हिला देती है? दुनिया की बड़ी बड़ी सेना इसके नाम से क्यों घबराती है, जो ईरान के सामने सरेंडर कर गया है? जरा इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जब चलता है तो फोर्ड के चारों और 5 लेयर में डिस्ट्रॉयर मौजूद रहते हैं। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद रहते हैं। 90 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट F-35C लाइटनिंग और F/A-18E सुपर हॉर्नेट शामिल है। तीसरी लेयर में जेराल्ड आर फोर्ड पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होती है। इनमें MK-15 फेलनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी शामिल है। चौथी लेयर में अर्ली वार्निंग सिस्टम और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर शामिल है। इनमें E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम और MH-60S सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी शामिल है। यानी किसी मुल्क के दहलीज पर, किसी मुल्क की सीमा पर यह विमान पहुंच जाए तो समझ लीजिए उस मुल्क की शामत आने वाली है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब किसी ऑनगोइंग ऑपरेशन में, जब किसी ऑनगोइंग वॉर में अमेरिका ने इस युद्ध पोत को वापस बुला लिया है और बहाना मेंटेनेंस का किया जा रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 कोड नेम है इसका। इस पर ईरान ने हमला भी किया था और यह घटना भी काफी चर्चा में रही थी। ईरान ने कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया था कि ईरान ने 17 तरफ से हमला करके यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को निशाना बनाया, जिससे इस युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ। अमेरिकी नौसेना ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि 12 मार्च 2026 को जहाज की लॉन्ड्री में आग लगी थी, जो 30 घंटे से अधिक समय तक जलती रही। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि इस घटना में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल या धुएं से प्रभावित हुए। आग की वजह से जहाज के बाथिंग एरिया को नुकसान पहुंचा, जिससे सैनिकों को रहने में भी असुविधा होने लगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी सवाल उठाती हैं कि आग वाकई लगी थी या लगाई गई थी, या सैनिक यहां लड़ना ही नहीं चाहते थे और सैनिक खुद डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ थे। लेकिन पेंटागन ने जोर देकर कहा कि आग किसी बाहरी हमले के कारण नहीं, बल्कि तकनीकी खराबी के कारण लगी थी, आंतरिक कारणों के कारण लगी थी और जहाज मिशन रेडी बना रहा। तो वो आंतरिक कारण क्या थे? सैनिकों की नाराजगी, सैनिकों का बगावत। आग के बाद युद्धपोत को मरम्मत और निरीक्षण के लिए ग्रीस ले जाया गया था, जहां से मरम्मत करने के बाद उसकी दोबारा तैनाती की गई, लेकिन यह प्लान भी काम नहीं आया। सैनिकों का विद्रोह, ट्रंप के खिलाफ नाराजगी, यूएस कांग्रेस का गुस्सा, सीनेट का आक्रोश, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप इमेंस प्रेशर में आ गए और अब इस पूरे गेम में उनका तुरुप का इक्का जा रहा है। तो क्या ईरान जो दावा कर रहा था कि उसने जेराल्ड आर फोर्ड को नुकसान पहुंचाया, क्या यह कहानी सही है? और क्या इसी वजह से जेराल्ड आर फोर्ड को वापस अमेरिका भेजा जा रहा है, क्योंकि ग्रीस के पोत पर इसे ठीक नहीं किया जा सका? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वह 300 दिन के डिप्लॉयमेंट के बाद अब वापस अमेरिका जा रहा है। जाहिर बात है, हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके पहले सितंबर के महीने में जेराल्ड फोर्ड को अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर तैनात कर दिया था और जब निकोले मदुराई को हाईजैक कर लिया था तो जो हेलीकॉप्टर गए थे वो जेराल्ड फोर्ड से ही टेक ऑफ करके कराकस गए थे, जहां उन्होंने मदुरा को गिरफ्त में लिया, हाईजैक करके उसको अमेरिका ले गए थे। उसके बाद जेराल्ड फोर्ड की तैनाती हो गई भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में रहते हुए उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हुए थे,
जिसमें कि ऑनबोर्ड प्लम्बिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। बहरहाल युद्ध के तनाव को देखते हुए जेराल्ड फोर्ड की तैनाती अरब सागर में भी की गई थी। तो अभी अरब सागर में अमेरिका की नेवी के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात हैं। ऐसी हालत में जेराल्ड फोर्ड की जो तकनीकी प्रॉब्लम्स थी उनको दुरुस्त करने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस अमेरिका भेजा जाएगा। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट से इसे निकाला जा रहा है तो बहुत बड़ी हेडलाइन है, कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। हो सकता है कि ईरान पर आने वाले 1-2 दिन में बहुत बड़ा अटैक हो जाए और उसके बाद अमेरिका यह घोषणा कर दे कि वो जीत चुका है और इसके पार्ट 1 में वो जहाजों की वापसी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। शर्त यह कि पहले अमेरिका अपने ब्लॉकेड को हटाए। तो क्या अमेरिका ब्लॉकेड हटाने वाला है? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक चलता फिरता एयरबेस, नेवल बेस। इसका ऑपरेशन समझना मतलब समुद्र में एक तैरती हुई सैनिकों की टोली। चलिए आपको बता देते हैं जेराल्ड फोर्ड किस तरह से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देता है। जेराल्ड आर फोर्ड पर कई लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, जैसे F-35C, FA-18 सुपर हॉर्नेट, जहां से एयरबॉर्न ऑपरेशंस किए जाते हैं। जहाज से निगरानी और रक्षा ऑपरेशंस भी संचालित की जाती है। जेराल्ड आर फोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगा हुआ है। इससे विमानों को न सिर्फ लैंड होने में आसानी मिलती है, बल्कि बहुत तेजी से डेक से उड़ान भरने में भी कामयाबी हासिल करते हैं। कम समय में किसी भी मिशन को कामयाब करने की ताकत जेराल्ड आर फोर्ड के पास होती है। विमान जब वापस आते हैं तो डेक पर लगे तार उन्हें रोकते हैं। यह बेहद सटीक और जोखिम भरी प्रक्रिया होती है। जेराल्ड आर फोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। इसे बार बार फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह बहाना बनाना कि 300 दिन हो गए हैं और अब काम नहीं बन रहा है, अब सैनिक थक गए हैं, दरअसल इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस दुनिया के किसी भी हिस्से में सालों तक रहकर ऑपरेशन कर सकता है। बेशक सैनिकों की अदला बदली चलती रहेगी, 1 साल 2 साल में सैनिक बदल दिए जाए, लेकिन जहाज को 300 दिन में वापस कर देना, यह कह के कि मेंटेनेंस की जरूरत है, यह कोरी बकवास है। जेराल्ड आर फोर्ड अकेला ऑपरेट नहीं करता है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, क्रूजर्स चलते हैं, सबमरीन्स चलते हैं। यह समूह करियर स्ट्राइक ग्रुप के नाम से जाना जाता है और ये सिस्टम साथ में मिलकर अटैक करते हैं और साथ में मिलकर अपनी टोली की रक्षा भी करते हैं। जहाज पर हाईटेक रेडार और कमांड सिस्टम लगे होते हैं। कमांड सेंटर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और यहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। जेराल्ड आर फोर्ड जहां जाता है वहां अमेरिका अपनी एयर पावर साथ लेकर पहुंचता है। इसलिए इसका वापस जाना आज की तारीख में बहुत बड़ी खबर है और यकीन मानकर चलिए कि बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर भी मिल सकती है या फिर बहुत बड़ी जंग भी देखने को मिल सकती है। वैसे जेराल्ड आर फोर्ड का वापस लौटना ट्रंप के बहुत बड़ी सरेंडर से कम नहीं है। जंग में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, यह ईरान चीख चीख कर कह रहा है। कहने को तो सीजफायर है, लेकिन जंग से निकलने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डे 1 से देखिए, 28 फरवरी 2026 से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कोई डील कर पाए? क्या कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए? किसी भी जंग की शुरुआत ऑब्जेक्टिव अचीव करने के साथ होती है। टारगेट क्या था? याद कीजिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर। हमारे टारगेट क्लियर थे। हमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों को खत्म करना था, नेस्तनाबूद करना था। शुरुआती हमले में हमने प्रिसाइज अटैक किया और हर एक आतंकी अड्डे को तबाह किया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर भी हमारा रिएक्शन लिमिटेड था लेकिन घातक था। हमने 12 एयर बेसिस को निशाना बनाया और हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए?
इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ना तेहरान में रेजिम चेंज कर पाए, ना खामनेई की सरकार बदल पाए, खामनेई आज भी सुप्रीम लीडर हैं, ना होर्मुज खुलवा पाए और ना ही कोई डील कर पाए। और अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एक एक करके यहां से निकलने की तैयारी में। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। वो घेरेबंदी के सहारे ईरान को चोक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जो सपना देख रहे हैं वो सच में पूरा कर पाएंगे? आपको याद होगा वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बात बताई थी किस तरह से पेंटागन ने ईरान पर हमले का विरोध जताया था और कहा था कि यह हमला करने का उचित समय नहीं। लेकिन ट्रंप ने इजराइल की बात मानकर जबरन इस जंग की शुरुआत की। अभी हाल ही में पेंटागन ने फिर दावा किया कि अभी अमेरिका के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर किसी देश ने हमला किया तो तबाही भरपूर हो सकती है। सोचिए, जिस देश के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है वो मिडिल ईस्ट का जंग कैसे जीत जाता है। और इसलिए शायद अब यहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है। उधर अमेरिका ईरान में भले ही सीजफायर चल रहा हो, लेकिन अभी तक किसी भी देश से दोनों में से पूरी तरह से शांति नहीं हो पाई है। तनाव के बीच हालात और खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। अमेरिका में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के नए प्लान की ब्रीफिंग दी जाएगी। यह ब्रीफिंग यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर देंगे। एक्सियोस के मुताबिक ये ब्रीफिंग इस बात के संकेत हैं कि ट्रंप एक बार फिर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, या फिर एक फाइनल सैन्य ऑपरेशन। खबरों की माने तो यह कदम या तो बातचीत में फंसे गतिरोध को खत्म करने के लिए हो सकता है, या फिर युद्ध को खत्म करने से पहले अमेरिका की जीत का ऐलान करने के लिए हमला हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 26 फरवरी को भी ब्रैड कूपर ने ट्रंप को इसी तरह की ब्रीफिंग दी थी। इसके 2 दिन बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। और अब खबर यह मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फाइनल हमला करके तुरंत अमेरिका की जीत का ऐलान करेंगे और नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे और वो कहेंगे कि उन्होंने होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं अब और वो मिस्टर नाइस गाय नहीं बनेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर फाइनल एक्शन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। सेंटकॉम ट्रंप को बड़ी जानकारी देने वाला है, ब्रीफ करने वाला है। एडमिरल ब्रैड कूपर इसे ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग के बाद ट्रंप फैसला ले सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के अटैक से पहले भी ट्रंप को 26 तारीख को ब्रीफिंग दी गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब फाइनल एक्शन की तैयारी कर ली गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि वो ईरान पर एक फाइनल अटैक करेंगे और उसके बाद नेवल ब्लॉकेड हटाएंगे, मिडिल ईस्ट खाली करेंगे, जिसके बाद होर्मुज खुल जाएगा और उसके बाद वो सीज फायर डील कर लेंगे ईरान के साथ और ये घोषणा कर देंगे इसी तरह से जैसे वो घोषणा करते आए हैं कि अमेरिका वॉन द वॉर। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट आप देख रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट किया, तूफान आने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। द स्टॉर्म इज कमिंग। मतलब वही बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्रिप्ट रेडी कर ली गई है। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगले 24 घंटे में क्या करना है, ईरान के किन किन जगहों पर निशाना बनाना है, कहां कहां हमला करना है, किन किन हथियारों का इस्तेमाल करना है, ये सारी ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप को दी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश देंगे। जिसके बाद हमला होगा और उसके अगले ही पल डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान करेंगे कि वो ईरान में युद्ध जीत चुके हैं और अब वो अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान में सीजफायर है, जंग थमी हुई है, जुबानी जंग जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका में त्राहिमाम की स्थिति है। अमेरिका दुनिया भर की इकोनॉमी को डेड कहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डेड कहते हैं, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी कर्ज के नीचे, महंगाई के तले दबी हुई डेड इकोनॉमी बन सकती है। बढ़ती हुई महंगाई दर, बढ़ता हुआ कर्ज
अमेरिकी परेशान हो रहे हैं और अपने ही राष्ट्रपति को वो देखना नहीं चाहते। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तानाशाह बन बैठे हैं और उन्हें ट्रंप जैसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए। यानी ट्रंप की नीतियों का विरोध खुलकर अमेरिका में हो रहा है। समझिए, जिस देश में, अमेरिका जैसे देश में, वहां के राष्ट्रपति का विरोध होने लगे तो फिर उसके काम के तौर तरीकों की बात कौन करेगा। अब हो क्या रहा है अमेरिका में, इस युद्ध का असर इसको समझते हैं। ये जो मैंने आपको खबर बताई ना, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर 3.3% हो गई है। मौजूदा लड़ाई में अमेरिका ने अब तक $30 बिलियन फूंक दिए हैं, वो भी अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे को, कर्ज में लिए $39 ट्रिलियन के पैसे। फरवरी में महंगाई दर 2.4 थी, जो आज की तारीख में 3.3 हो गई है। ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़ी उछाल देखी गई, जिससे गैस से लेकर जितने भी जरूरी सामान हैं, सब महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि ढुलाई तो पेट्रोल डीजल पर ही होनी है और पेट्रोल डीजल महंगा, माल ढुलाई महंगा, माल ढुलाई महंगा तो सामान महंगे। OECD के मुताबिक इस साल महंगाई दर 4.2% तक जा सकती है, जो अमेरिका में मंदी का संकेत दे रही है। अमेरिका में महंगाई के कारण क्या है? एक महीने में महंगाई 2.4 से 3.3 तक पहुंच गई है, जिसके 4.2 तक जाने का अनुमान है। 2022 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर है। महंगाई की वजह से, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट की वजह से अमेरिकी जनता में हाहाकार है। ईरान अमेरिका तनाव की वजह से ऑयल सप्लाई प्रभावित है। सप्लाई रुकने की वजह से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड छाल है। अमेरिका में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमत $120 से $126 पर बैरल तक चली गई है। अनुमान यहां भी है कि अगले महीने अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो $140 पर बैरल पर ऑयल जा सकता है। और इसी वजह से अमेरिकी परेशान हो रहे हैं। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार गिरावट, ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका पर आज की तारीख में $39 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। 39 ट्रिलियन कितने होते हैं? अगर आप उसमें शून्य लगाने लग जाएं तो शायद आपको काफी वक्त लग जाए। अब इसी कंडीशन में क्या, एक तरफ अमेरिकी परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म चुनाव है। आलम यह है कि अमेरिका में इस समय लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए अपनी सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि 70% से अधिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खराब मानते हैं और इसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। और हालत तो ये हो गई है, लोग BNPL यानी कि बाई नाउ पे लेटर जैसी सर्विसेज ले रहे हैं कि सामान अभी खरीद लें और पेमेंट बेशक हम बाद में कर दें, यानी उधार पर जीवन जीना शुरू कर रहे हैं। वजह क्या है? अमेरिका और ईरान वॉर। अमेरिका में महंगाई इस समय आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अप्रैल 2026 तक के ताजा आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि अमेरिकी नागरिकों ने अपनी आर्थिक स्थिति और सरकार की नीतियों को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। एक ताजा सर्वे यह बताता है कि लगभग 90% अमेरिकी खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। बुनियादी जरूरत जैसे दूध, ब्रेड और मांस की कीमत लगातार बढ़ रही है। ईरान संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिससे पेट्रोल की कीमत में 40% तक का उछाल देखा गया है अमेरिका के अंदर। लगभग 47% अमेरिकियों के लिए घर का किराया और रहने की लागत दूसरी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की वजह से रोजमर्रा की वस्तुएं, कपड़े, जूती, सब्जियां, फल भी महंगी हो गई।
जूतों की कीमत में 40% तक की उछाल है। कपड़ों की कीमत में 38% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यह अमेरिका की आर्थिक सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज नहीं है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप अपने इनसाइडर ट्रेडर्स के जरिए अपनी जेब भर रहे हैं, वो अपने जेब में डॉलर्स पे डॉलर ठूंसते जा रहे हैं और आज की तारीख में उनकी तिजोरी में डॉलर्स रखने की जगह भी नहीं है। लेकिन एक आम अमेरिकी नागरिक के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उनके लिए स्थिति रुलाने वाली है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, चीन की इकोनॉमी को ट्रैप इकोनॉमी कह रहे थे, तो कह रहे थे ये जगह रहने लायक नहीं है। तो क्या इतनी महंगाई के बीच अमेरिका रहने लायक बचा है? आइए सुनते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families. Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. $2 billion is a lot of money. That's the minimum amount of money that is being spent every single day on this war. There are over a dozen families. अमेरिकी सीनेटर कह रहे हैं कि हमसे $200 बिलियन मांगा गया, ये बहुत बड़ी रकम है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बकौल मर्फी जिनका बयान आप सुन रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को जन्म ही अमेरिका ने दिया है। यानी अमेरिका में सीनेटर्स भी विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ वॉशिंगटन में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए। इस दौरान मुख्य रूप से रक्षा विभाग के 2027 के सैन्य बजट प्रस्ताव पर बहस होनी थी, लेकिन इसमें ईरान के साथ चल रहे संघर्ष पर सवाल पूछे गए, जिसके बाद पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री के हाथ पांव फूल गए। ये ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस के सामने हेग्सेथ की पहली प्रेजेंटेशन थी। उन्हें ईरान के साथ चल रहे संघर्ष की लागत और बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध लड़ने को लेकर डेमोक्रेट्स के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, जिसका जवाब अमेरिकी रक्षा मंत्री के पास नहीं था। अमेरिकी सांसद ने किस तरह से पीट हेग्सेथ को रगड़ा, खुद देखिए। Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. You have misled the public about why we are at war. You and the President have offered ever-changing reasons for this war. You've misled the public about the progress of the war. While the military has executed this war with tactical success, the strategy has been an astounding incompetence, doing immense economic damage to America. This war of choice is a political and economic disaster at every level. The President has got himself and America stuck in the quagmire of another war in the Middle East. Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. You have misled the public about why we are at war. You and the President have offered ever-changing reasons for this war. You've misled the public about the progress of the war. While the military has executed this war with tactical success, the strategy has been an astounding incompetence, doing immense economic damage to America. This war of choice is a political and economic disaster at every level. The President has got himself and America stuck in the quagmire of another war in the Middle East. तो देखा आपने किस तरह से अमेरिकी सांसद ने पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री को रगड़ डाला। जंग की वजह से अमेरिका में आर्थिक तबाही किस तरह से बढ़ रही है, कैसे अमेरिकी सांसद इन्हें घेर रहे हैं,
एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें पीट हेग्सेथ कमेटी के सामने पेश होने जा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन देखिए। और तब उनका विरोध किया जा रहा था और यहां तक कि रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और रक्षा मंत्री को वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। वॉर क्रिमिनल बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि ये वॉर मॉन्गर्स हैं, इन्हें गिरफ्तार करो, इन्हें अरेस्ट करो। How many American service members have to die for war? Why did you order the bombing of the school children? Why did you order the bombing? अमेरिकी जनता, अमेरिकी मीडिया कर्मी ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कितने अमेरिकी जवानों की मौत हुई है। इस बात का जवाब अभी तक ट्रंप प्रशासन ने नहीं दिया है। यह बात छिपाई जा रही है कि आखिर इस युद्ध में कितने अमेरिकी जवान मारे गए हैं। ऑफिशियली कंफर्मेशन के तौर पर अमेरिका सिर्फ 13 जवानों की मौत की पुष्टि करता है, जबकि सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं। लेकिन इसे दुनिया गलत जानकारी मानती है। यहां तक कि अमेरिका भी इस जानकारी पर रिलाय नहीं करता है। अमेरिकी पत्रकार ये जानना चाह रहे हैं कितने जवान मारे गए हैं। इसका क्लियर डेटा ट्रंप प्रशासन को दुनिया के सामने, देश के सामने रखना चाहिए। लेकिन अमेरिकी कमेटी के सामने जब पीट हेग्सेथ पेश हुए तो अमेरिकी सांसद और डेमोक्रेट की प्रतिनिधि सारा जैकब्स ने ट्रंप की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठा दिया। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेट प्रतिनिधि सारा जैकब्स ने रक्षा सचिव यानी कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल सिचुएशन के बारे में सवाल पूछा। और क्या वो मानसिक तौर पर बीमार है? क्या ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, स्थिर हैं? यह सवाल सुनते ही हेग्सेथ को गुस्सा आ गया। उनको लगा कि उनके मालिक को बुरी तरीके से इस सुनवाई में घसीटा जा रहा है। इसके बाद हेग्सेथ अपना आपा खो बैठे। आपको सुनवाते हैं। Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. meeting with Mr. him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not He's the the president. sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't Mr. know what day of the Secretary, week it as was? you know- He governed through an know, auto pen. when- You got a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't Mr. be gone Secretary, for 10 days, for I 10 will- minutes. I will without reclaim my someone time. looking- Thank you so much. Ladies' time. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking You you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Meeting with Mr. him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is He's not the the president. sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't Mr. know what day of the Secretary, week it as was? you know- He as governed you through an know, auto pen. when- You got a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't Mr. be gone Secretary, for 10 days, for I 10 will- minutes. I will without reclaim my someone time. looking- Thank you so much. Ladies' time. हत्थे से उखड़ गए पीट हेग्सेथ, कंट्रोल ही खो दिया और कहने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक के जनरेशंस में सबसे बेस्ट कमांडर इन चीफ यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अब वो कितने बेस्ट हैं इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका ईरान में सीजफायर है, लेकिन दोनों तरफ से बारूद धधक रहे हैं। दोनों मैदान जंग में उतरकर हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहते हैं। खास करके आयतोला अली खामनेई के मारे जाने के बाद IRGC बदले की आग में जल रहा है और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का प्लान ए फेल होने के बाद, प्लान बी फेल होने के बाद अब किसी तीसरे प्लान पर अमेरिका काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा होगा, इन दिनों वो रोज एक पोस्ट करके ईरान को धमकी दे रहे हैं। यानी एक चीज तो है, डोनाल्ड ट्रंप हमला तो चाहते हैं, ईरान भी यही चाहता है, लेकिन यह हमला कब, कैसे, कहां होगा यह कोई नहीं जानता है। या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान सी क्या है? आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के लिए होर्मुज नाक का सवाल है।
अमेरिका भी होर्मुज चोक करके बैठा है, ईरान भी होर्मुज चोक करके बैठा है। अमेरिका कहता है कि वो होर्मुज खुलवाने आया है, लेकिन शायद दुनिया के सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है कि 28 तारीख से पहले तो होर्मुज वैसे ही खुला हुआ था। ईरान पर हमले के बाद ईरान ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दो पैंतरे अपनाने के बाद, जो कि दोनों फेल हो चुके हैं, क्या किसी तीसरे बड़े कदम की तैयारी कर रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं अंदर की खबर। ईरान के साथ चल रहे 2026 के इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रणनीति चुनौती बन चुका है। इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया की एनर्जी प्रवाहित होती है, सिर्फ पानी नहीं गुजरता है। यहां से तेल, एलएनजी भी शिप के जरिए गुजरते हैं। फरवरी के बाद से इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद आज की तारीख में $126 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई है। अब राष्ट्रपति ट्रंप प्लान सी पर काम कर रहे हैं कि ऐसे इसे सुलझाया जाए। पहली दो कोशिशें तो फेल हो चुकी हैं। उसके बाद वो नेटो से मदद मांगने पहुंचे, नेटो ने मना कर दिया। फिर अमेरिकी नौसैनिकों ने खुद से कोशिश की, वो भी फेल हो गए। तो क्या तीसरी कोशिश कामयाब होगी? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर दो रणनीति अब तक बेकार हो चुकी है। ट्रंप के दोनों पैंतरे फेल साबित हुए हैं। होर्मुज अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर हालात सामान्य करने के लिए एक इंटरनेशनल टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोएलिशन। लेकिन विशेषज्ञों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी और सबसे बड़ी हार साबित होगी। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को हल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले को हल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाया, लेकिन ट्रंप की एक भी चाल कामयाब नहीं हुई। ट्रंप ने नेटो सहयोगियों, यूरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया और यहां तक कि चीन से भी अपील की कि होर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए युद्धपोत और माइन स्वीपर भेजें। उन्होंने कहा, यह बहुत छोटा सा काम है। जो देश इस रास्ते से तेल लेते हैं उन्हें अपना योगदान देना चाहिए। ट्रंप ने धमकी दी कि नेटो की मदद न करने की वजह से भविष्य में नेटो गठबंधन का बहुत बुरा हाल हो सकता है। यहां तक कि नेटो को कायर तक कह डाला, कागजी शेर तक कह डाला, लेकिन वो वापसी नहीं करते। इसके नतीजे के तौर पर जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्रिटेन सहित कई नेटो देशों ने साफ इनकार कर दिया। नेटो के इनकार के बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अकेले होर्मुज क्लियर करेगा। अप्रैल 2026 में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगा दिया। अब ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले जैसा है और अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। लेकिन क्या ये अमेरिका होर्मुज को खोल पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।